हाँ, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल हमारा हो गया था ना। चलिए, और मैंने आपको हेडिंग डलवाई थी लोकसभा और संसद करवाना था ना। तो जिस तरीके से आपने हेडिंग डाली हुई है उस तरीके से हेडिंग को रखना, लैंडस्केप में बनाना, ठीक है। इसको एक तरफ लिखेंगे आप पार्लियामेंट, और एक तरफ लिखेंगे हम स्टेट लेजिस्लेचर। देखो आर्टिकल 78 क्या कहता है, सॉरी 79, आर्टिकल 79 कल बताया था। क्या कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो 3 फॉर्म्स से मिलके बनी हुई है, 3 पार्ट्स मिलके बनी है ना। उसके 3 अंग है, कौन कौन से भाई? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लेकिन अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, इसको बनाते रहो साथ साथ में, यानी कि संसद। तो संसद में आपके कितने सदन है भाई? आपके 2 सदन। एक हो जाएगा लोकसभा, यानी लोकसभा, एक हो जाएगा आपका राज्यसभा। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स की बात करूंगी मैं। तो अगर मैं इधर बात करूं मैक्सिमम मेंबर, अगर मैं मैक्सिमम मेंबर और प्रेजेंट मेंबर की बात करूं तो कोई मुझे बता सकता है कितने कितने हैं? अगर मैं बात करूं आपके मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भाई? 550 लोग हो सकते हैं, 550 सीटें हो सकती है, ठीक है। और अगर प्रेजेंट की बात करूं तो है तो वैसे 543, लेकिन हम किसको बोलेंगे? 545 को बोलेंगे, क्योंकि 2 आपकी कैसी थी? आपकी एंग्लो इंडियंस की। तो यहाँ पे आपकी कितनी हो जाएगी? 543 रहेंगी। लेकिन लिखने में हम 2 पार्टीशन करेंगे ना, हम उनका किस तरीके से होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 550 की, चलो इधर की बात करते हैं। तो 555 में ये तो मैक्सिमम है कि इतने हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में आपके पास कितने हैं भाई? 543 आपकी कैसी है? 543 आपकी वैसी इलेक्टेड है, और 2 सीटें कैसी है भाई आपकी? एंग्लो इंडियंस की। एंग्लो इंडियंस, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको, ये कैसी है? इलेक्टेड, इलेक्टेड। और ये कैसी है आपकी? नॉमिनेटेड। तो लिख सकते हैं इसको। आ रही बात समझ में? हाँ, राज्यसभा में होती है 12 मेंबर्स। इतना समझ में आया? इस तरीके से बनाओ इसे, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे लिखो, बनाओ इसको। इसके बाद मैं रब करूंगी फिर। इतना बनाओ। अब ये जो 543 है ये भी अलग अलग डिवाइड होंगी।
चलो, अब ये 545 था ना, सॉरी 543 था। अब ये 543 भी कैसे कैसे होगा? 530 आपकी कहां से होंगे भाई? केवल और केवल स्टेट से, राज्यों से। आई बात समझ में? 530 आपके राज्यों से होंगी, और जो बाकी के 13 हैं, 13 आर फ्रॉम यूटीज, और यूटीज में भी कौन से भाई आपके? दिल्ली और पुडुचेरी। जरा निकालो कि कितनी होती है दिल्ली और पुडुचेरी में, कितनी कितनी सीट है, चेक करो जरा। इन 13 में ये 13 जो है यूटी से होंगे, यूटीज में भी कहां से? दिल्ली और पुडुचेरी। देखो जरा कितनी कितनी है, दिल्ली में कितनी है, पुडुचेरी में कितनी है। और हाँ तो 6, एक वो राज्यसभा सीट है। नहीं नहीं, एक तो राज्यसभा में। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। चलो इसको देख ले रहे एक बार। हाँ तो दिल्ली में ज्यादा होगी। एक मिनट, ये नहीं है ना मेरे को पता कि दिल्ली में कितनी है यूटी में। चलो इसको आप चेक कर लेना एक बार। आई बात समझ में? और यहाँ पे भी अगर मैं स्टेट की बात करूं तो सबसे ज्यादा सांसद कहाँ से निकलेंगे भाई आपके? मैक्सिमम जो सीट्स होंगी कहाँ की होगी भाई? यूपी से। आई बात समझ में? सबसे ज्यादा सांसद कहाँ से निकलेंगे आपके? यूपी से। 543 को हमने देख लिया कि किस तरीके से डिवाइड। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग कर सकते हो कितनी सीटें कहाँ से है। आई बात समझ में? चलिए, इधर तो हो गया हमारा लोकसभा। अब राज्यसभा की ओर मूव करें, लिखा ये सब। चलो राज्यसभा में, तो राज्यसभा में भी अगेन हम वही चीजें करेंगे, नॉमिनेटेड और प्रेसिडेंट। चलिए, एक तरफ लिखेंगे हम नॉमिनेटेड, एक तरफ लिखेंगे मैक्सिमम, और एक तरफ लिखेंगे हम मैक्सिमम सीट्स, और एक तरफ लिखेंगे हम प्रेसिडेंट सीट, ये प्रेसिडेंट मेंबर। तो मैक्सिमम की कितनी है? मैक्सिमम आपकी कहां तक जा सकती है भाई? 250। और प्रेसिडेंट की बात की जाए तो 245। मैक्सिमम सीट्स कितनी है आपकी? 250। और ये कितनी जा सकती है? 245। आई बात समझ में? तो प्रेसिडेंट में हमारे पास कितने? 245 सदस्य कहाँ है आपके? राज्यसभा में। चलिए, अब हमें मैक्सिमम सीट से मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है 245 से। तो ऐसी अगेन जो हम यहाँ पे लिखेंगे 245। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना 245, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 245। अब 245 में भी जो हो यहाँ राज्यों से कितने होंगे भाई आपके? चलो पहले 12 सदस्य तो आपके कैसे होते हैं? नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड आपके कैसे हो जाएंगे? 12, और 233 यहाँ पे स्टेट से हो जाएंगे। आई बात समझ में? और ये 233 भी कैसे? 233 भले स्टेट से होंगे, लेकिन अगर हम इन 233 को भी डिवाइड करें, ये 233 को भी हम डिवाइड करें, तो ये कैसे आएगा भाई? 229 आपके राज्यों से आएंगी, स्टेट्स यानी राज्यों से हो जाएंगी, और 4 आपकी कहां से हो जाएंगी? यूटी से। और यूटीज में भी कहां से? 3 आपकी दिल्ली से हो जाएंगी, और 1 आपकी पुडुचेरी से हो जाएंगी। आई बात समझ में? आप लोग इस तरीके से लिखिए, इसको बनाइए। आप लोग बनाइए, मैं एक बार एक कॉल करती हूँ।
हो गया ये क्लियर? लोकसभा राज्यसभा हो गया क्लियर? हाँ है ना? चलो बनाओ फटाफट इसे एक बारी। दो नहीं, वो ये है ना कि ये मैंने ये बताया कि सीटें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं आपकी, ये वो मैंने बताया कि सीटें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। अगर एक्चुअल देख, हाँ तो अब लोकसभा सीटें 543 है ना, 543 ही बोलते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि किस तरीके से। अब एंग्लो इंडियन वाला प्रोविजन तो हट गया ना 104 2019 के बाद, तो अब कितनी है भाई? 543 है। चलिए विधानमंडल की बात करें, अब आगे चलते हैं। इसमें देखेंगे हम आर्टिकल 168। आर्टिकल 168 क्या कहता है कि आपकी विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर है, कैसे बनी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, यानी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीन से मिलकर बनी हुई आपकी। लिखा? चलिए अब हम इनके बाद विधानसभा देखो। विधान परिषद और विधानसभा के लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले हम विधानसभा को ही देखेंगे। आई बात समझे? पहले हम विधानसभा को ही देखते हैं। पहले हम देखते हैं विधान सभा, विधान सभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए इसको हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम सीटें कितनी होनी चाहिए भाई? किसी भी कोई भी अगर स्टेट है उसके बाद मैक्सिमम सीटें कितनी होनी चाहिए? 500। और अगर मिनिमम सीटें की बात करें, न्यूनतम की बात करी जाए तो न्यूनतम होती है 40। ठीक है, कोई स्टेट है जिसके पास मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम 500 होनी चाहिए, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम जो है 40 सीटें होनी चाहिए। अब दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास 40 से कम सीटें हैं, स्टेट्स भी नहीं है बल्कि वो यूटी है, दिल्ली और पुडुचेरी, 30 और 32। तो दो एक्सेप्शनल केसेस है जिनके पास विधानसभा सीटें कम है। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं मैक्सिमम जो है 500 सीटें होनी चाहिए, मिनिमम जो है 40 सीटें होनी चाहिए। आई बात समझ में? अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 5 ऐसे स्टेट्स है, 5 स्टेट्स हैं जिनके पास सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। लिखेंगे 5 स्टेट्स है जिनके पास मैक्सिमम विधानसभा सीटें हैं। 5 ऐसे स्टेट्स है जिनके पास, 5 ऐसे राज्य जिनके पास अधिकतम विधानसभा सीटें। लिखेंगे आप पहले नंबर पे लिखेंगे यूपी, यूपी 403। दूसरा लिखेंगे वेस्ट बंगाल 293। तीसरा लिखेंगे महाराष्ट्र 288। गुजरात 243। तमिलनाडु 234, 234। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनके पास सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन आता है? आपका यूपी। यूपी में 400 के आसपास सीट है। अच्छा चलो इतना लिखा, उसके बाद आगे चलते हम। इसके बाद देख, लिखा नहीं, चलो ठीक है, लिखो लिखो लिखो।
मिनिमम मैं भी बताती हूँ, मिनिमम नोट में लिखाऊंगी मैं। सिक्किम और पुडुचेरी के पास 30 और 32 के आसपास, मिनिमम मैं खुद लिखवाऊंगी। अब हम कुछ ऐसे स्टेट्स लिखेंगे जिनके पास मिनिमम सीट्स हैं, सबसे कम सीट्स है, और सबसे कम सीट में सबसे पहले लिखेंगे हम कौन कौन से स्टेट। सबसे पहले लिखेंगे आप पुडुचेरी 32, सिक्किम 30, गोवा 40, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, इन तीनों के पास 60-60 सीटें हैं। तुम दोनों उधर मत बैठा करो, इस साइड शिफ्ट हो जाओ, जल्दी से इस साइड उधर शिफ्ट हो जाओ फटाफट। और कल से इधर नहीं बैठना, इधर से दिखाई नहीं देता, उधर से ज्यादा सही दिखाई देता। उधर मणिपुर, नागालैंड, मेघालय में तीनों में 60-60 है, सब में 60-60 है। 60-60 लिखो, 60-60-60, 60-60। फिर उसके बाद त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी 60-60 लिखेंगे। त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी 60-60, तो ये 66। अब देखो पुडुचेरी और सिक्किम के पास सबसे कम है, क्या बोला, मिनिमम जो है 40 होनी चाहिए, 40 से नीचे नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास 2 एक्सेप्शनल केसेस है, और एक स्टेट और एक यूटी है। पुडुचेरी आपका यूटी है और सिक्किम आपका स्टेट है, इनके पास 30 और 32 है। तो नोट में लिखेंगे, नोट में लिख लो इनको, है ना, नोट पॉइंट स्टार मार्क कर लो कि ये इंपॉर्टेंट हो गया। आई बात समझ में? लिखा इतना? इसको स्टार मार्क कर दो ना, कि क्या नोट, क्या ऐसा नहीं है, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, और जनसंख्या भी हमने 1971 की सेंसस को माना हुआ है, उस सेंसस के अकॉर्डिंग जो है आपकी जो है सीटें रखी जाएंगी लोकसभा राज्यसभा में। अब तो पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन अभी आया था ना वो बिल पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, लेकिन वो पास नहीं हुआ, पास नहीं हुआ वो। चलिए, अब उसके पास ना होने के पीछे भी रीजन था, पास हो जाता वो, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाता उसका, तो वो लिखित रूप में नहीं गया था, वो खाली बोल के बोला गया था कि हम ऐसा करेंगे, अभी जो जनगणना होगी उसके आधार पर हम पहले अपनी लोकसभा और राज्यसभा में सीटों को हम कर देते हैं, लेकिन खाली बोला गया था। अगर लिखा होता, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता उसका, तो वो पास हो जाता, क्योंकि उसमें जो है एलिगेशन किसने लगाए, कांग्रेस ने तो लगाए। अब भाई बात भी है कि आज तुम कह रहे हो, कल को तुम मुकर गए, तो बोलने का कोई सबूत थोड़ी होता है, लिखित जो डॉक्यूमेंट होता है उसका तो प्रूफ होता है कि भाई हाँ ये रहा, तुमने सिग्नेचर किए, इस पे स्टैम्प पेपर लगाए, स्टैम्प लगा, सब कुछ हो रखा है, ये तुम्हारा एक एविडेंस है, जो तुमने कहा था उसका एविडेंस है। लेकिन जो तुम बोल रहे हो उसकी क्या गारंटी कि तुम वो कल को करोगे। हाँ, वो खाली वैसा बिल था, वो अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में होता तो वो पास हो जाता। कांग्रेस ने भी तो यही कहा था, जो ऑपोजिशन पार्टी थी उसने भी तो यही कहा था कि तुम अगर लिखित में दे देते तो वो बिल पास हो जाता। क्यों नहीं होता भाई, आखिर कांग्रेस में तो जिस एरिया में कांग्रेस की सरकार होती उस एरिया में वहां जो है सीटें बढ़ जाती। हाँ, तो अब इलेक्शन होगा जब, तो उसमें तो आनी थी वो सीट्स, वो बढ़ती रहेंगी। जैसे अभी उत्तराखंड में धामी ने अपनी कैबिनेट को बढ़ाया ना, 5 लोगों को उसने ऐड किया है अपनी कैबिनेट में। पढ़ी तुमने वो न्यूज? नहीं पढ़ी? पढ़ लेना। अभी 2-3 महीने पुरानी बात है, हाँ 2-3 महीने पुरानी बात है कि कैबिनेट जो है धामी ने भी अपनी उत्तराखंड की कैबिनेट को बढ़ाया, उसमें 5 लोगों को और किया है, जिसमें ये आया था, जिसमें ये मुद्दा भी उठा था न्यूज में तो क्या, खैर पर जैसे 12 मासा हो गया, ये चैनल्स होते हैं ना, इन्होंने मुद्दा उठाया था कि भाई तुमने उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र के लोगों को तो जोड़ा ही नहीं, क्योंकि भाई अगर तुम्हें
विकास करना है, अपने राज्य का विकास करना है, तो तुम्हें सभी एरिया से जो है लोगों को उठाना चाहिए। अब जो 5 सीटें 5 बड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ नीचे तराई वाले एरिया से, भाबर वाले एरिया से, मैदानी वाले एरिया से बढ़ी है। अगर ऊपर वाले एरिया से भी बढ़ती तो क्या नुकसान हो रहा, एक सीट दे देते कम से कम। अब वो कैसे बढ़ाई वो तो वही जाने। तो उसने बढ़ा दी ना, किसको जरूरत रही होगी, मेंबर्स बढ़ाया उसने, कैबिनेट मतलब उसने मेंबर्स को इंक्रीज किया है। हाँ अपॉइंट, अब जब इलेक्शन होंगे तब उसमें आएंगे वो सीट्स, अभी इलेक्शन होगी तब उसमें आएंगे। चलिए विधान परिषद देखिए हम। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, विधानसभा जो है आर्टिकल 170 के तहत है, विधानसभा का जिक्र जो है आर्टिकल 170 में किया है। आई बात समझ में। चलो ये नोट पॉइंट तुम रख लोगे कि पुडुचेरी और सिक्किम जो है इकलौते ऐसे दो स्टेट्स, मतलब 2 एरिया है जिनके पास सबसे कम विधानसभा सीट है। चलिए आगे देखते हैं विधान परिषद। विधान परिषद की बात करते हैं ना, इधर नेक्स्ट लिखेंगे विधान परिषद। वन 171 लेजिस्लेटिव मार्केट में ग्रीन टर्न बुक मिलती है उत्तराखंड करंट अफेयर्स की, चाहो तो तुम ले लेना। अभी 6 महीने हो गए ना इस साल के, तो हाफ ईयर वाली आ गई होगी, क्वार्टरली में भी आती है और हाफ ईयरली में भी आती है और फाइनल भी आती है। ग्रीन टर्न उत्तराखंड की रहती, ना केवल उत्तराखंड का बल्कि उसमें तुम्हें सारा करंट अफेयर मिल जाएगा, क्वेश्चंस फंसते हैं वहां से। दूसरा विंसर ईयर बुक, विंसर ईयर बुक में भी आपके जो है उत्तराखंड के क्वेश्चन फंसते हैं, लेकिन हाँ करंट अफेयर जो है यूकेपीएससी के अकॉर्डिंग तो आप उसी को ही ले सकते हो, बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। ग्रीन टर्न उत्तराखंड का पढ़ लेना उससे, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको बताया था कि विधानसभा के लिए क्या फॉर्मूला है, विधान परिषद होने के लिए क्या फॉर्मूला है कि विधानसभा सीटों का 1/3 जो है कितना आना चाहिए, 40 से ज्यादा आना चाहिए या 40 आना चाहिए। जिस एरिया में आपकी विधानसभा सीटों का 1/3 40 से ज्यादा आ गया, मतलब उस एरिया में, उस राज्य में आपकी विधान परिषद होगी। आई बात समझ में। अब जो है 6 स्टेट्स है जिनके पास विधान परिषद है, तो 6 स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लिखेंगे उनका नाम, पहला यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास आपकी विधान परिषद है। बाकी के 22 स्टेट्स है उनके पास विधान परिषद नहीं है, क्योंकि उनकी विधानसभा सीटों का 1/3 कितना आता है, 40 से नीचे। चलिए तो ये 6 स्टेट्स है जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और ध्यान रखना विधान परिषद के लिए फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना। चलिए फटाफट लिखेंगे। अच्छा विधान परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, विधान परिषद कौन बनाता है आपकी, पार्लियामेंट, संसद तभी बनाती है जब राज्य की जो विधानसभा है वो संसद को विधान परिषद बनाने के लिए बोलती है। आई बात समझ में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना जो मैं आपको नोट्स में भेज दूंगी। नहीं अलग अलग होते हैं। क्या एक बच्चा एक ही क्लास को 2 क्लास में बैठ के पढ़ सकता है, बिल्कुल। स्टेट्स का होता है ना राज्यसभा, राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा, जहाँ पे राज्यों से स्टेट से चुन के जाते हैं वहां। आई बात समझ में। चलिए तो ये लिखा आपने,
आप ध्यान रखना कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद को बनाना और विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसको है? संसद को है। और वो भी कब करती है? वो जब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा संसद को करने को ऐसा कहे, बोले, है ना। और वो भी कैसे? सिर्फ और सिर्फ 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाए तो विधानसभा उस क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। ये पॉइंट्स में लिखवा दूंगी। आई बात समझ में? चलिए, तो पहले हमने विधानसभा और विधान परिषद देख ली और लोकसभा राज्यसभा पढ़ ली। अब जो है यहाँ से आपके संसद के पार्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं और आप हेडिंग डालेंगे, एक तरफ लोकसभा और एक तरफ विधानसभा। लोकसभा और एक तरफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान सभा। अब ध्यान रखना, जो चीजें लोकसभा में होगी वही चीजें विधानसभा में भी होंगी। आई बात समझ में? कुछ कंफ्यूजन? सीधे में अब जो है नोट्स को नॉर्मल पेज में बनाना स्टार्ट करो। अच्छा, ये सारे नोट्स ना आप रफ में करेंगे, फेयर के लिए मैं भेजूंगी। आर्टिकल 80 कहता है, आर्टिकल 81 शायद 81, हाँ 81। आर्टिकल 81 कहता है कि जो लोकसभा है उसका स्ट्रक्चर को बताता है, लोकसभा के स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। लोकसभा को क्या कहते हैं भाई? आपका लोअर हाउस, निम्न सदन, जनता का सदन। आप जिनके लिए वोट करते हो डायरेक्ट वही तो यहाँ चुन के जाते हैं, है ना, जनता का सदन। और दूसरा कहते हैं इसके लोकप्रिय सदन, इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। आई बात समझ में? आर्टिकल 80 सेम इधर, आर्टिकल 170 लोअर हाउस ऑफ स्टेट, है ना, लोअर हाउस ऑफ स्टेट। राज्य का निम्न सदन, राज्य का लोकप्रिय सदन, राज्य में जनता का सदन। आई बात समझ में? ये सब क्या है? स्टेट का है। अब लोकसभा और विधानसभा में सीटों का जो डिवीजन है, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरीके से हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा। तो कैसे हुआ है भाई? ये हुआ है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और स्टेट्स एंड यूटीज लिखेंगे। राज्यों में सीटों का लोकसभा में सीटों का बंटवारा, लोकसभा में सीटों का बंटवारा कैसे? जनसंख्या के अकॉर्डिंग। कहा? स्टेट्स और यूटीज में। कैसे हुआ भाई? जनसंख्या के अकॉर्डिंग। अब जो है यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, अब कौन सी जनसंख्या? तो लिखेंगे
44th 42nd या 44th, एक मिनट, हाँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, अकॉर्डिंग टू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, तो जो जनसंख्या को आधार माना गया है वो कब की, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1971 की जो जनसंख्या है, जो जनगणना हुई थी 1971 में, उसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपकी लोकसभा में और विधानसभा में क्या है, सीटों को बंटवारा, सीटों को जो है यहाँ पे बंटवारा किया गया। तो जनसंख्या यानी कि 1971 में जो सेंसस हुई थी उसको हमने एक बेस ईयर माना है कि हम उसके आधार पर आपकी लोकसभा और विधानसभा में सीटों का बंटवारा करेंगे। आई बात समझ में? सपना जी कुछ दिक्कत, कंफ्यूजन लग रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन होता है जिसमें कहा जाता है कि भाई 1971 की जो जनसंख्या है उसको हम आधार मान के लोकसभा में और लोकसभा में और विधानसभा में, राज्यसभा में, इन तीनों में हम इन तीनों में आपकी सीटों का बंटवारा करेंगे। आई बात समझ में? इज दैट क्लियर? भाई हिंदी मीडियम वालों को लिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? ये रफ नोट्स है बेटा, यहाँ पे मैं आपको फेयर नोट्स भेज दूंगी पीडीएफ में। आजकल एक तो मैं भूल जा रही हूँ घर पे जाके, तो मुझे बार बार पीछे से पूछ करो कि मैम नोट्स भेजो, तो मेरे को ध्यान आएगा कि नहीं तुम्हारे लिए नोट्स भेजने। आई बात समझ में? तो हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है आपकी पॉपुलेशन वाइज, कहाँ, यूटीज और स्टेट्स में। और ये 1971 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1971 को हमने जो है बेस ईयर माना है। आई बात समझ? चलिए इधर भी ऐसे लिखेंगे, सेम चीजें लिख देंगे, इधर भी सेम चीजें, बस लोकसभा की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा हो जाएगा, बाकी सेम चीजें इधर चेप दो। चलिए लिखा, अब इसको सेम लिख दो इधर, अभी चाहे आप तो सेम लिख सकते हो, बाकी आप लिख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं आपके नेक्स्ट की, तो जो सांसद बनेगा, जो लोकसभा और विधानसभा का मेंबर बनेगा, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? हाँ, तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो हो गई, यानी कि क्या बोलेंगे, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्या होगी? पहला तो नागरिक होगा, दूसरा लाभ के पद पर नहीं होगा, है ना, तीसरा एलिजिबिलिटी 25 साल की उम्र कंप्लीट कर चुका होगा, 25 ईयर कंप्लीट कर चुका होगा। तीसरा कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने जो भी आपकी योग्यता डिसाइड करी है उसको फुलफिल करता हो, यानी कि एक सांसद बनने के लिए संसद के द्वारा जो भी योग्यताओं को एलिजिबल माना होगा, जो भी योग्यता निर्धारित की होगी, है ना, नागरिक होने के नाते, 25 वर्ष कंप्लीट करने के नाते, और बाकी की जो और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन सभी को फुलफिल करता हो, तो ही वो बनेगा आपका सांसद। हाँ जी बिल्कुल, पार्लियामेंट नए क्राइटेरिया सेट करता है, तो एजुकेटेड भी होना चाहिए। पार्लियामेंट ने कुछ क्राइटेरिया सेट किए रहते हैं, तो पार्लियामेंट में टिक करती है कि ये व्यक्ति ही सांसद बनेगा अगर ये 1 बाय 1 करके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो कुछ पूछ रहे हैं आप? उससे पहले उसका पहले करा होगा, लेकिन हमने अभी अभी देखना है ना, मैं अब के हिसाब से उससे पहले करा होगा। उससे पहले तो फिर अब देखो 47 में हम आजाद हुए, 50 में हमारा संविधान लागू हुआ, कितना 20 साल का फर्क है। लोकसभा 52 में बनी थी, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू किया ना 1971 के बेस ईयर को मान के हमने प्रॉपर वे में काम करना शुरू किया, और जो अभी तक चली आ रही है। उससे पहले 389 में रहा होगा, जो 389 था ना हमारा, 389 जो पीपल्स चुन के गए थे उनमें रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग रहा होगा। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है तो उसके हिसाब से हमें चीजें सेट करनी होती है, तो फिर हमने 97 को माना, और 97 के बाद हमने जो है अब क्राइटेरिया, अब जो है फिर बात करी जा रही है कि सेंसस होगी तो फिर लोकसभा सीटें बढ़ाओ, इस तरीके से वो बात अलग है।
है ना। अब उनका अलग क्राइटेरिया रहा होगा, जैसे हमने 389 में पढ़ा था ना कि 10 लाख लोगों पे इतने एक सदस्य होगा, तो उसी प्रकार से हमने देखा होगा कि 1971 में जिस हिसाब से जनसंख्या बनी होगी उस जनसंख्या के हिसाब से हमने सीटों को डिवाइड कर दिया। अब वो तब का क्राइटेरिया था, इतना मत घुसो तुम कि क्या सिस्टम रहा होगा उस टाइम पे कि किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, उतना मत घुसो तुम्हें बस इतना है कि तुम्हें बस अपना एग्जाम क्लियर करना है, बस इतना पढ़ो। आई बात समझ में। तो क्या है कि यहाँ पे अगर कुछ क्राइटेरिया पार्लियामेंट ने डिसाइड किया तो उसको भी फुलफिल करता हो, वही बात अगर इधर भी है तो विधानसभा में भी अगर विधानसभा ने अगर कुछ क्राइटेरिया को बोला है कि एलिजिबल होना चाहिए, मतलब इन क्राइटेरिया को फुलफिल करे तो ही वो क्या बन सकता है, एक विधायक बन सकता है। आई बात समझ में, इतना समझ में है। तो ये चीजें सेम रहेंगी। अब मैं बात करूं यहाँ पे कार्यकाल, टेन्योर ऑफ लोकसभा। जनरली देखा जाए तो लेकिन +1 हो सकता है जब आपका इमरजेंसी लगी हो, इमरजेंसी के दौरान। तो इमरजेंसी के दौरान आपके 6 साल का भी कार्यकाल हो सकता है। सामान्यतः देखा जाए, नॉर्मल ईयर में देखा जाए तो 5 साल का होता है, नॉर्मल 5 साल का होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर मान लो इमरजेंसी लग गई तो उस कंडीशन में आपकी लोकसभा का यानी कि जो आपकी सरकार है उसका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया जाएगा। आई बात समझ में। अब इसमें एक नोट ध्यान रखना, ये मैं रब कर रही हूँ, इसको लिख लेना। ड्यूरिंग इमरजेंसी लिख रही हूँ मैं, इसमें एक नोट ध्यान रखना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1976 में, जिसमें कहा जाता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है हम उसको 6 साल का करेंगे। आई बात समझ में। 42वां संविधान संशोधन होता है जिसके तहत कहा गया कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष का। फिर कुछ 2 सालों बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट होता है 1978 में, जिसमें बोला गया कि हम जो है 6 से कितना कर देंगे, पुनः 5 ईयर। तो ध्यान रखना 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से फिर 6 से 5 कर दिया गया। पहले 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या था, 6 साल का कर दिया गया था, और फिर 6 साल के बाद जो आपका क्या हो गया, कार्यकाल क्या हो गया, 5 साल का। अब ये लोकसभा जो है ये विधानसभा में सेम आ जाएगा, इधर भी सेम आ सकता है ना, सेम ही चीजें चल रही है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या 5 साल के जब 5 साल की लोकसभा है, क्या वो पूरे 5 साल कंप्लीट करके रहेगी, उससे पहले वो भंग हो सकती है। हाँ, लोकसभा को ध्यान रखना, अगर यहाँ पे बोला गया कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है तो क्या वो 5 साल पूरे करके ही रहेगी, नहीं, उसको भंग किया जा सकता है ना। आई बात समझ में। तो 5 साल से पहले लोकसभा को आपका क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। किस पे, कैसे, राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति कैसे करता है, जब उसको मंत्रिपरिषद कहती है। मैंने क्या बोला था परसों, अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है तो उस कंडीशन में आपकी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। जब हम संसद की प्रक्रिया पढ़ेंगे ना, संसद की प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस होती है, क्वेश्चन आर अविश्वास प्रस्ताव को क्या बोलते हैं, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, तुम देखो एक बारी, चेक करो एक बार इंग्लिश में क्या कहते हैं। चेक करो अविश्वास प्रस्ताव को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन, हाँ हाँ याद आ गया मुझे। चलिए, तो अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया, है ना, पारित हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कहती है कि भाई तुम लोकसभा को भंग कर दो। मतलब क्या है कि, हाँ, एज लिमिट कैसे, मतलब ये मंत्री लोग, इनकी वहां उम्र होती है, जब तक रहो, जब तक तुम पे अपना हिम्मत है तुम रह सकते हो अपने कार्यकाल में। कहाँ कोई एज लिमिट थोड़ी है, एज लिमिट होती तो क्या एक मंत्री बार बार लड़ता,
अगर एज लिमिट होती तो प्रधानमंत्री तीसरी बार तीसरी बार बनते नहीं, है ना। मेनली जो है सरकारी ऑफिस, तभी तो बोलते ना आपका पद सरकारी नौकरी नहीं है ये। सरकारी नौकरी में क्या होता है 60 प्लस रहती है एज, 60 प्लस जो है वो रिटायर्ड हो जाता है। अब 60 प्लस होता तो क्या आज की डेट में वो 70 का होने वाला है, वो होता अभी प्रधानमंत्री 70 साल, 70 या 74 का होने वाला, 70 प्लस है मेरे ख्याल से, 70 प्लस है, तो इतना मान के चलो। अब बोला जाता है कि आने वाली सरकार में जो है मोदी ना बने, उम्र भी तो होती है, कब तक संभालेगा देश को। चलिए लोकसभा, अब ये हमने देखा कि क्या 5 साल का कार्यकाल पूरा करके ही रहेगी, तो ना, मतलब भंग भी की जा सकती है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आपका बिल होता है वो अगर प्रस्तुत हो गया, यानी अविश्वास प्रस्ताव आपका प्रस्तुत हो गया, तो उस कंडीशन में आपकी लोकसभा भंग की जा सकती है। आई बात समझ में। चलिए अब हम देखते हैं आपके लोकसभा और विधान, सेम चीज आपकी यहाँ, ये चीजें सेम इधर हो जाएगी, जो जो चीजें मैं इधर लोकसभा में बोल रही हूँ वो सब आपके विधानसभा में आएगा। चलिए अब मैं बात करूं यहाँ पे अगेन लोकसभा और एक राज्यसभा, सॉरी विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव, सबसे पहला आता है आपका अधिकारियों में देखा जाए तो प्रोटेम स्पीकर। हिंदी में भी इसको प्रोटेम स्पीकर ही कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका पहले तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है मालूम है किसी को? हाँ, अध्यक्षता तो फिर लोकसभा स्पीकर भी करता है, तो क्या डिफरेंस हो गया इनमें? बिल्कुल सही। जब नई लोकसभा बनती है, मान लो आज सरकार बनी, जनता पार्टी जीतती है ना, जनता पार्टी की लोकसभा में बहुमत बन गई, सरकार बन गई है ना। अब अच्छा चलो इसको ये मान के चलो तुम एक क्लास में हो, है ना, और बोला गया तुम्हारे क्लास टीचर ने कि शाम को लास्ट 8 पीरियड में आपकी क्लास मॉनिटर के इलेक्शन होगा, लेकिन सुबह फर्स्ट पीरियड से लेके 8th पीरियड तक आपके जो क्लास मॉनिटर का पदभार संभालेगा, क्लास मॉनिटर की जिम्मेदारी जो निभाएगा, उसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। यानी कि जब लोकसभा बनती है तो लोकसभा में जो आपका चेयरमैन है उसके इलेक्शन से पहले जो आपकी लोकसभा को संभालेगा, जो चेयरमैन का पदभार संभालेगा, चेयरमैन का काम करेगा, चेयरमैन जैसा काम करेगा, उसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। यानी कि एक टेम्पररी अधिकारी, टेम्पररी स्पीकर, जो कि तब तक है अपने पद पर जब तक आपका जो लोकसभा स्पीकर है वो चुनने वाला है। आई बात समझ में? प्रोटेम स्पीकर, इसकी जो अपॉइंटमेंट है इसको नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है भाई? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। आई बात समझ में? इसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये तब तक अपने पद पर बना रहता है, तब तक अपना कार्यभार संभालता है जब तक आपका लोकसभा स्पीकर जो है वो चुना जाता है। और लोकसभा स्पीकर की मैं बात करूं तो उन्हीं जो मेंबर्स उनमें से ही चुन के आता है। जैसे अभी कौन है आपके? हाँ, ओम बिरला। अब मैं बात करूं 2024 में आपकी लोकसभा बनी, 2024 की लोकसभा में आपके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ना क्वेश्चन। अच्छा नहीं, ओम बिरला भले इस वाली लोक 2024 से पहले भी आपकी लोकसभा के अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन जब नई सरकार बनती है तो फिर जो है प्रोटेम स्पीकर बनता है। और उसके बाद हालांकि वो बात अलग है कि ओम बिरला ही दोबारा से चुन के आ गए, लेकिन 2024 की लोकसभा में आपका प्रोटेम स्पीकर कौन थे? हाँ, मैं प्रोटेम स्पीकर पूछ रही हूँ कि लोकसभा जब बनी तो प्रोटेम स्पीकर कौन थे? चेक करो जरा कौन है। क्या यही व्यक्ति है?
क्या वो वही यही व्यक्ति है? भर्तृहरि मेहताब, है ना? तो भर्तृहरि मेहताब, इस तरीके से चीजें ध्यान रखना। अब जो 2025 है, सॉरी 27 है, इसमें आपका विधानसभा के चुनाव होंगे। विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनेगा, कौन बनेगा ध्यान रखना। पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे और अब कौन बनेंगे, ठीक है? अब जो है ये जो प्रोटेम स्पीकर है, इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है भाई? काम क्या होता है? तो जो लोकसभा बनती है, लोकसभा में उस आपके मंत्री, सॉरी मंत्री नहीं, जो लोकसभा बनती है, जो नई लोकसभा बनती है, उस नई लोकसभा के स्पीकर को क्या करना? शपथ दिलाना। इसका काम होता है जो लोकसभा चेयरमैन चुन के आता है, उसको शपथ दिलाने का काम किसका होता है? इन साहब का होता है, इन साहब का। यानी कि ये व्यक्ति जो है आपका लोकसभा स्पीकर को क्या करता है? शपथ दिलाता है। तब तक जैसे मैंने समझाया था आप लोगों को कि 8th पीरियड में आपका क्लास मॉनिटर का जो है यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, तब तक जो है पूरा डेकोरम को कौन संभालेगा? आपका प्रोटेम स्पीकर, है ना? तो सेम चीज इधर भी हो जाएगी। इधर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? उसका गवर्नर करेगा, है ना? गवर्नर करेगा। चलिए, हो गया इधर क्लियर? अब कल को क्वेश्चन आएगा कि प्रोटेम स्पीकर कैसा व्यक्ति होता है, तो प्रोटेम स्पीकर होता है आपका अस्थायी अध्यक्ष होता है, जो कि कुछ समय के लिए होता है। चलिए, अब जो है यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, जो असली अधिकारी है कौन है? आपका लोकसभा स्पीकर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे परिधि और दीक्षा बैठी है, तो मैं समझ में आ रहा है? जोर से हाँ ना तो बोल लो। दीक्षा जी मुझे बताओ कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जोर से बोलो। अभी समझाया मैंने, स्लाइड चेंज की। तुम्हारा नाम दीक्षा है? जोर से बोलो। बोलो दीक्षा। प्रोटेम स्पीकर अभी बोला मैंने, अभी आपको 5 मिनट पहले समझाया। 5 मिनट भी नहीं हुए अभी तो। नंदनी जी जोर से। मेरे को सुनाई नहीं दिया, मैं थोड़ा कम सुनती हूँ। तुम बताओ। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं। स्पीकर नहीं होता, कब नहीं होता स्पीकर? छुट्टी पे क्या रहता है जब कोई क्या नहीं करता? कौन करता है लोकसभा स्पीकर को इलेक्ट? कौन करता है? तुमसे ही पूछ रही हूँ, कौन करता है लोकसभा स्पीकर को इलेक्ट? जिसकी सरकार बनती है, जिस दल की सरकार बनती है, वही दल के सदस्य तो लोकसभा स्पीकर को अध्यक्ष। अब क्लास मॉनिटर क्लास से ही तो चुन के जाएगा, कोई बाहर से तीसरा व्यक्ति थोड़ी आएगा। हेड बॉय ऑफ द स्कूल, हेड सीनियर मोस्ट जो अधिकारी होता है आपकी स्कूल का हेड बॉय होता है, कहाँ से? स्कूल से चुन के आएगा। तो वही लोग है जो, चलिए आगे बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हॉल।
संचालनकर्ता, आपका मॉनिटर काम क्या करता है? बिल्कुल, जिस दल की सरकार बनती है ना, उसी दल के लोग जो है उसको चुनते हैं, उसमें विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं है, विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो बायस्ड ही तो होता है। हॉल में जो आपका क्लास मॉनिटर है वही तो बनेगा जो मतलब, अच्छा जो अगर मैं मान के चलूँ तो हेड बॉय ऑफ द स्कूल है, क्या वो 9th-10th क्लास के बच्चे बनते हैं? नहीं। सीनियर मोस्ट, अब सीनियर मतलब जिसकी सरकार बनी है वही तो उसको चुन के भेजेगा। अब जो चुने है ना, अब ऐसा नहीं होता है कि भाई जिस दल की सरकार बनी है वो दल मतलब पक्ष में ही रहेगा। कुछ बुद्धिजीवी होते हैं जो विपक्ष में भी चले जाते हैं। विपक्ष में मतलब कि जो बिल पास हो रहा है उस बिल के अगेंस्ट में भी होते हैं, प्रोविजंस पे जो होता है उसका। चलिए, तो मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास, रिजेंबल करो अपने क्लास के क्लास मॉनिटर के साथ। आपके क्लास मॉनिटर क्या काम करता है? जो बच्चा शोर कर रहा है नाम लिखो, क्लास टीचर को भेजो और पनिशमेंट करता है। इसी प्रकार से मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास का भी वो देखा है तुमने लोकसभा किस तरीके से जब कोई बिल पास होता है तो कितना हल्ला होता है वहां पे, बिल्कुल डेस्क्स बजाई जाती है, अपोज किया जाता है, बिल्कुल मतलब ये हो जाता है कि कुछ भी हो जाए सुने ही ना। स्पेशली जब मोदी जाता है तो मोदी की बातों का तो ध्यान ही नहीं दिया जाता है लोकसभा में, ध्यान देना जरा, सुनना देखना जरा। तो जब मोदी जाता है तो उसकी बातों को मतलब बोलने ही नहीं दिया जाता, डेस्क पर डेस्क बजाए जाते ताकि हल्ला और जो है विपक्ष करते हैं ये सारे काम। तो बेसिकली बात की जाए तो संचालनकर्ता जो आपकी क्लास को क्या करता है? संचालित करता है। अगर यहाँ पे मत जो है, अगर वोटिंग जो है इक्वल नहीं हो रही, कोई एक हमें एक डिसीजन नहीं मिल रहा है, मान लो दोनों के बीच, पक्ष और विपक्ष के बीच में क्या हो गया? टाई अप हो गया। अब उस टाई अप में क्या करेगा? अपना वोट देके कोई एक निर्णायक मत देता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम? निर्णायक मत देने का मताधिकार, निर्णायक मताधिकार मतलब अपना निर्णायक मत देने का अधिकार है ना? संचालन करता है, ठीक है। चलो ये सब हमने देख लिया। लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या होता है? नियमों की अंतिम व्याख्या करते हैं। मान लो जो नियम होते हैं, अब क्लास मॉनिटर का काम क्या होता है भाई? नियम को यानी कि क्लास के रेगुलेशन को करना, क्लास का रेगुलेट करना। शोर कर रहा है क्लास टीचर को दो पनिशमेंट करो, तो उसी प्रकार से क्या हो गया आपका? नियमों की नियम जो बने हैं आपके लोकसभा के लिए उनकी जो है अंतिम व्याख्या करता है। अब मेरे को एक बात बताओ, लोकसभा का तो तुम्हें पता है, राज्यसभा का कौन है? परिधि बताओ, राज्यसभा का आपका स्पीकर कौन है? राज्यसभा का स्पीकर कौन है? चलिए सेम चीज इधर भी हो जाएगी। राज्यसभा का स्पीकर दीक्षा को पता है तो दीक्षा भी बता सकती है, ऐसा नहीं, सपना को छोड़ के बाकी मुझे बता सकते हैं। अभी रिसेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है आपका? जगदीप धनखड़ के बाद वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है? क्लास में 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है एक्स्ट्रा बातों को लिखो। वो सुना है आपने कटप, क्या नाम था? बाहुबली की माँ, मेरा वचन ही शासन है, सुना था? तो मेरे मुंह से जो वचन निकलते हैं, शब्द निकलते हैं, उनको कृपया करके लिख लिया करो कहीं पे। सीपी राधाकृष्णन अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं आपके, है ना? क्या बोला था कि वाइस प्रेसिडेंट ही आपका राज्यसभा का अधिकारी होता है, चेयरमैन होता है। तो सीपी राधाकृष्णन जो है आपके क्या है? राज्यसभा के चेयरमैन है। ध्यान दो इन बातों पे, जो चीजें मैं बोलती हूँ उसको साथ में लिख लिया करो। मेरे मुंह से नई शब्द ही नहीं, कुछ नया ही मिलेगा, फालतू की बातें मैं करती ही नहीं क्लास में। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन की मैं बात करूं कि इलेक्शन कैसे होता है, तो इलेक्शन को इलेक्ट कौन करता है? जिस दल की सरकार बनती है। अब जो है यहाँ पे किस दिन पे लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, वो कौन डिसाइड करता है? आपका प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति तय करता है कि किस दिन पे आपके लोकसभा स्पीकर का क्या होने वाला है? चुनाव होने वाला है। और चुनाव किससे जाता है? वो चुनाव होता है बहुमत दल की
सरकार से, बहुमत दल की सरकार से होता है इसका चुनाव, किस सरकार, बहुमत दल से, यानी कि उसी दल के मेंबर जो है क्या करते हैं, लोकसभा को, लोकसभा के स्पीकर को चुनते हैं, और बहुमत दल का ही क्या बनता है, ये लोकसभा अध्यक्ष बनता है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट करता है तो यहाँ पे गवर्नर हो जाएगा। अब तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि कैसे कैसे करना है, अब तो नोट्स बनाने सीख गए होंगे कि किस तरीके से बनाने। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन। अब जो है कार्यकाल, टेन्योर कितना होता होगा लोकसभा अध्यक्ष का, कार्यकाल कितना होता होगा? क्या उसको उससे पहले हटाया जा सकता है? कैसे? टेन्योर ऑफ लोकसभा स्पीकर कितना होगा सामान्यतः? मेनली 5 ईयर। क्या उसको उसके पद से पहले हटाया जा सकता है? यस। हाँ, कैसे? या तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर छोड़ दे, किसके लिए, किसके लिए छोड़ देगा? नहीं, स्पीकर के नीचे भी एक छोटा स्पीकर होता है, उसको बोलते हैं वॉइस स्पीकर। राज्यपाल, आईएएस का जो डीएम होता है, डीएम का छोटा भाई, हाँ, लोकसभा उपाध्यक्ष, यानी कि लोकसभा उपाध्यक्ष को क्या कहेंगे हम? वॉइस स्पीकर, है ना। कि अपना रिजाइन किसको दे दे? वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी कि क्या हो जाएगा ये? लोकसभा वॉइस स्पीकर। पहला तो वो अपना रेजिग्नेशन दे दे, आई बात समझ में? तो जब वो रेजिग्नेशन दे देगा तो उस बेसिस पे वो अपने पद से हटा गया है, हटा दिया है ना। नींद आ रही है? और के फेसेस को देख के भी लग रहा है कि नींद आ रही है। आज कितने बच्चे हो तुम? 5 बच्चे बस, बाकियों ने तो सब पढ़ लिया मेरे ख्याल से। बारिश ज्यादा आ गई उनके घरों में, है कि जो आए नहीं। आई बात समझ में? पहला रीजन तो होता है रेजिग्नेशन। दूसरा कि जब सदस्य ही चाहे कि लोकसभा अध्यक्ष हट जाए। क्लास मॉनिटर के कुछ बच्चे होते हैं ना, अपोजिशन में भी होते हैं, कि भाई क्लास मॉनिटर ज्यादा ही खराब है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो भाई हमने क्लास टीचर के पास शिकायत लगा दी कि भाई हमें अपना ये क्लास मॉनिटर चेंज करो। तो लोकसभा के बच्चे ही, सॉरी, लोकसभा के मेंबर्स ही क्या करते हैं, आपके लोकसभा के स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाते हैं। 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो लोकसभा स्पीकर हट जाएगा। आई बात समझ में? पहला तो रेजिग्नेशन, दूसरा मेंबर्स बोल दे उसको हटाने के लिए। आई बात समझ में? चलिए, सेम चीज इधर भी हो जाएगी, कुछ नया नहीं है, सेम इधर भी हो जाएगा। अब जब इसको हटाया जा रहा है तो 14 दिन पहले इसको नोटिस दिया जाएगा। 14 दिन पहले भी तो नोटिस दिया जाएगा इसको। जैसे राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को हमने देखा कि उसको अगर उनको अपने पद से हटाना है तो उसको क्या दिया जाता है? 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर लोकसभा स्पीकर को भी हटाना है तो हम उसको 14 दिन पहले नोटिस देंगे। आई बात समझ में? चलिए, अब यहाँ पे हमने देख लिया, टेन्योर भी देख लिया। अब हम करेंगे लोकसभा स्पीकर की पावर्स, पावर्स ऑफ लोकसभा स्पीकर। अगेन ऐसे पार्टीशन करेंगे, लिखेंगे। चलो भाई दीक्षा, मुझे दोबारा बताओ प्रोटेम स्पीकर। अब बताओ प्रोटेम स्पीकर, अब तो मैं तीसरी बार पूछ रही हूँ। बोलो। चलिए,
आपकी लोकसभा के अध्यक्ष के पास कुछ 6 प्रकार की शक्तियां होती है, ठीक है, शक्तियां होती है। अब जो है यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो वो शक्ति का सोर्स क्या है, आखिर वो शक्ति आई कहां से, स्रोत क्या है आपकी जो लोकसभा स्पीकर उसकी शक्तियों का, है ना। तो स्रोत की मैं बात करूं तो लोकसभा के शक्तियों का स्रोत क्या हो गया भाई, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने आपकी जो है शक्तियां दे रखी है उसको, वो। दूसरा लोकसभा की के नियम, लोकसभा के नियम यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ लोकसभा। और वो मूवी देखी है गुरुकुल, अमिताभ बच्चन की, शाहरुख खान, क्या नाम रहता है उस मूवी, गुरुकुल रहता, पता नहीं जो भी नाम रहता है, परंपरा, शब्द सुना उसमें, हाँ मीम देखा क्या नाम, क्या क्या थे उसके डायलॉग, परंपरा, अनुशासन और अनुशासन। तो परंपरा यानी कि जो लोकसभा की परंपरा चली आ रही है, लोकसभा की परंपराएं चली आ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे उसकी शक्तियां डिसाइड होती है। परंपरा को क्या बोलेंगे हम, हाँ ट्रेडिशन, जो लोकसभा का ट्रेडिशन चला आ रहा है इसको हम जो बोलेंगे लोकसभा का ट्रेडिशन जो चला रहा है। तो ये आपकी जो है मेन जो है यहाँ पे लोकसभा स्पीकर की शक्तियों का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, संविधान और लोकसभा के लिए निर्धारित किए गए कुछ नियम और कानून। तो ये आपके लोकसभा के स्पीकर की शक्ति को सोर्स है। अब जो है शक्ति कौन कौन सी है भाई, सबसे पहली बात करी जाए तो आपका पहली शक्ति क्या हो जाएगी भाई, पहली शक्ति तो वो स्पीकर है, अध्यक्षता है, अध्यक्षता करेगा, यानी कि क्या करेगा वो, अध्यक्षता करेगा, कहा की लोकसभा की। दूसरी, पहला तो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। दूसरा, नियमों को क्या बोला मैंने कि रिव्यू करता है, यानी कि अंतिम व्याख्या करता है। तो नियमों का अंतिम व्याख्या करता, अंतिम रूप से जो है इनको चर्चाएं देता है। दूसरा, लोकसभा के जो सत्र है, सेशन है, उनको क्या करना, स्टे लगाना। अब वो लोकसभा स्पीकर पे डिपेंड करता है कि उस स्टे कब तक लगा रहा है, निलंबित करना, स्थगन करना, स्थगन, है ना, कि वो निश्चित और अनिश्चित काल के लिए जो है यहाँ पे लोकसभा की क्या कर सकता है, लोकसभा की बैठकों पर रोक लगा सकता है। और दूसरा, एक तो स्टे लगाना लिमिटेड और अनलिमिटेड टाइम तक, वो लोकसभा स्पीकर पे डिपेंड करता है। दूसरा, सस्पेंड करना, सस्पेंड किसको, लोकसभा के सेशन को। अब हाँ, सत्र को बुलाने का काम और बंद करने का काम प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन सत्र जो चल रहा है उसको सस्पेंड और स्टे लगाने का काम लोकसभा स्पीकर का। मैं बताती हूँ, सत्र जो ये है कि भाई बुलाना है तो अब जैसे सेशन चल रहा है, मंत्री जो अलग अलग एरिया में अपने अपने स्टेट्स में है, अब ऐसा तो नहीं कि सारे मंत्री जो दिल्ली लोकसभा में बैठे होंगे। अब जो है यहाँ पे एक लेटर होता है ना, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से लेटर भेजा जाता है मंत्रियों कि भाई इस दिन पे हमारा जो है सत्र शुरू होने वाला है, आप जो है आमंत्रित किए गए। तो यानी कि सत्र को बुलाना है, सत्र को बुलाया। अब जो है यहाँ पे जब पूरा सेशन कंप्लीट हो गया, सेशन कंप्लीट होने के बाद भी तो एक सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है ना कि भाई हमने सेशन कंप्लीट कर लिया, ये लोग प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं बोल सकते हैं रजिस्टर डिस्क्लोज करना, रजिस्टर को बंद करना। तो इसको बोलते हैं हमने सत्र को क्लोज करना, प्रेसिडेंट के विद रिगार्ड्स ऑफ प्रेसिडेंट या सिग्नेचर के साथ जो है आपका सेशन समाप्त हो गया। आई बात समझ। अब स्टे मतलब क्या है, स्टे मतलब ये है स्टे लगाना, यानी कि जो सत्र है, आने वाला सत्र है, मान लो कि जो आपका अभी ये टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है, अब इसके बाद विंटर सेशन होगा, तो विंटर सेशन पे स्टे लगाने का काम किसका है, लोकसभा का। और जब विंटर सेशन शुरू होगा उस पे जो मंत्री है उसको आमंत्रित करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर का। आई बात समझ, स्टे समझ में आया कि मान लो कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हमने स्टे लगा दिया। अब स्टे बहुत से तरीके से लग सकता है, जैसे वॉर का टाइम पीरियड चल रहा है,
कोई हमें कुछ और अलग से कुछ काम करने, तो उस कंडीशन पे जो हम यहाँ पे लोकसभा का स्पीकर जो आपके जो सेशन उस पर स्टे लगा सकते हैं। अब जो है सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब क्या है? सस्पेंड का मतलब है कि लोकसभा का स्पीकर सस्पेंड तब कर सकता है जब गणपूर्ति ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, गणपूर्ति का मतलब कि जितने मिनिमम लोग चाहिए होते हैं लोकसभा के सेशन को चलाने के लिए, अगर वो भी नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? सेशन सस्पेंड हो जाएगा। अब जो है गणपूर्ति किस तरीके से? टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा मल्टीप्लाइड बाय 1/10, ये फॉर्मूला होता है गणपूर्ति का। आई बात समझ में? तो टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा कितने भाई? 543 डिवाइडेड बाय 10, तो यानी कि कितना? अगर 50-55 लोग भी अगर सेशन को चलाने के लिए नहीं उपस्थित हुए तो इसका मतलब वो सस्पेंड हो जाएगा। लोग सस्पेंड नहीं की, लोकसभा सस्पेंड होगी। नहीं, वो सस्पेंड हो गया ना, मतलब 60 है तो 60 में तो पास हो जाएगा। तो वो गलती उनकी है ना कि वो क्यों नहीं आए। यहाँ पे तो प्रोविजन ये है ना कि 60, मतलब ये कि अगर इतने 50-55 से कम लोग आए तो इसका मतलब वो सेशन सस्पेंड हो जाएगा, और 55 से 56-57 हो गए तो वो सेशन आ जाए। आई बात समझ में? अब वो उनकी गलती है कि वो क्यों आए। अब ऐसा होता है ना कि पास हो गया तो बात अलग है, फिर वो राज्यसभा में जाके भी तो अटक सकते हैं, वहां तो लोग हैं। चलिए, ये आई बात समझ में? टोटल मेंबर, तो लोकसभा स्पीकर के पास ये अधिकार है कि वो एक तो स्टे लगा सकता है, दूसरा क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है जब गणपूर्ति ना। चौथा, निर्णायक मत, यानी कि जहां पे डिसीजन नहीं आ रहा है, कोई एक बिल पास हो रहा है और उस बिल पे जो है आपका जो है क्या नहीं हो रहा है, एक फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है, तो लोकसभा स्पीकर अपना वोट देके अपना फाइनल डिसीजन दे सकता है, फाइनल डिसीजन कर सकता है। आई बात समझ में? अपना फाइनल वोट देके फाइनल डिसीजन दे सकता है। पांचवा, 108, आर्टिकल 108 किससे रिलेटेड है? सपना को छोड़ के बाकी सब 4 के 4 मेंबर बताएंगे। आर्टिकल 108 क्या बताया था मैंने? आर्टिकल 108, नवीन, परिधि, दीक्षा और कौन है यहाँ पे? मिस नंदनी बताएंगी मुझे। आर्टिकल 108 बताओ, पीछे नहीं पलटना है, रिवीजन नहीं कर रहे हो तुम। आर्टिकल 108, नवीन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम चुप्पी दोगे मुझे आंसर में। मुझे आंसर से तुम गलत आंसर तो मुझे दो तो सही, तुम कुछ ना कुछ तो बोलो, मुझे एटलीस्ट ये तो लगेगा तुम पढ़ रहे हो, हालांकि रिवीजन नहीं हो रहा। सपना जी बताइए 108। आई बात समझ में? बताया था 108 जॉइंट मीटिंग, संयुक्त बैठक। जॉइंट मीटिंग, राज्य, अब मान लो कि राज्यसभा लोकसभा जो है किसी बिल को प्रस्तावित नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस में नहीं आ रहा है, तो तब जो है लोकसभा राज्यसभा के दोनों सभा के मेंबर जो एक ही क्लास में बैठेंगे, एक ही सभा में बैठेंगे, उस बिल को पारित करेंगे और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। आई बात समझ में? तो ये 4-5 जो है आपकी क्या है? आपकी लोकसभा स्पीकर की शक्तियां है। अब जो है इसको छोड़कर बाकी सारी जो है शक्ति किसके पास भी है? विधानसभा स्पीकर के पास भी है। अब इसके पास ज्वाइंट मीटिंग की पावर क्यों नहीं है? क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए हमने राज्य में विधान परिषद जो ज्वाइंट मीटिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया। आई बात समझ में? है ही नहीं उनमें भी, उसमें भी नहीं है, क्योंकि बहुत से एरियाज ऐसे है ना कि जहाँ नहीं है। तो 5 ही तो है, 6 ही तो है आपके पास जिनके पास विधान परिषद है। चलो, आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ?
अब जो है यहाँ पे एक और पावर है आपकी लोकसभा स्पीकर के पास, और वो एक और पावर लोकसभा स्पीकर के पास वो है कि कोई भी विधेयक, वो धन विधेयक है या वित्त विधेयक, वो डिसाइड करता है आपका लोकसभा स्पीकर। यानी कि कोई भी विधेयक, कोई भी बिल, मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है। अब फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया है, कौन मुझे बताएगा कि क्या डिफरेंस है? कोई विधेयक मनी बिल है, ये फाइनेंशियल बिल, वो कौन डिसाइड करता है आपका? लोकसभा स्पीकर। और ये पॉइंट यहाँ भी हो जाएगा। आई बात समझ? चलिए मुझे बताइए कि लोकसभा, सॉरी, जो मनी बिल है और फाइनेंशियल बिल है, यानी कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में कौन मुझे डिफरेंस बताने वाला है? कौन है जिसके पास इतना दम है? आई एम आस्किंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। बिल्कुल सही, दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस फाइनेंशियल बिल में ये डिफरेंस होता है कि फाइनेंशियल बिल यानी कि वित्त विधेयक में हम वित्त से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड एक और चीज ऐड हो जाती है कि मान लो हमें कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, मान लो कि टैक्स से रिलेटेड हमें एक इंस्टीट्यूट बनाना है, तो वो किस में ऐड होगा? फाइनेंशियल बिल। अगर मनी बिल की बात की जाए तो मनी बिल में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? हमें कितना एक्सपेंडिचर किया है, कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कितना हमारा सैलरी में जाएगा, कितना पेंशन में जाएगा, कितना योजनाओं में जाएगा, सारा का सारा पैसा किसमें आएगा? आपका मनी बिल में। यानी कि सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट किया, आपके पापा की सैलरी को दूध वाले का, बिजली वाले का, किराए वाले का, सब में डिवाइड किया। लेकिन फाइनेंशियल बिल में मतलब ये है कि हम एक इंस्टीट्यूट और खोलना चाह रहे हैं, यानी कि जो दादा की जो मान लो दादा ने क्या किया, अपनी जो पेंशन है उसको अपने नाती पोतों में डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट कैसे? पॉकेट मनी के हिसाब से, है ना। तो यानी कि फाइनेंस बिल का मतलब क्या होता है कि हमने जो टैक्स पूरे साल भर में कमाया है उसको राज्यों में और केंद्र में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आपका फाइनेंस बिल में आता है। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, मान लो हमें कोई चीज बनानी है, कोई टैक्स से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, वो सब किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा। ध्यान रखना, सारे मनी बिल, सॉरी, सारे फाइनेंशियल बिल, एक मिनट क्या बोल रही मैं, हाँ, सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते, ध्यान रखना। और ये कौन तय करता है? आपका लोकसभा स्पीकर। चलिए, हाँ, वो मनी बिल के अंदर आएगा। मनी बिल में आएगा। चलो क्लियर। अब एक और चीज, लोकसभा अध्यक्ष के पास एक शक्ति और होती है कि वो कई समितियों को बना सकता है, समितियों बना सकता है, मतलब कमिटीज बना सकता है। अब कमिटीज में जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे, मैंने जिस दिन सिलेबस डिस्कस कराया था उस दिन आपने देखा होगा मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी बताई थी, प्रकलन एस्टिमेट कमेटी बताई थी, याद आ रहा है? नहीं। तो आगे जब आप पार्लियामेंट पढ़ोगे तो वहां पे कमिटीज भी पढ़ोगे। उसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष के पास ये पावर है कि वो किसी भी विभाग में क्या बना सकते हैं? विभाग से रिलेटेड कमिटीज को बना सकता है, कमिटी बना सकता है। आई बात समझ? और लोकसभा अध्यक्ष के पास ये भी अधिकार होता है कि किसी भी मंत्री मतलब किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित करना। अयोग्य मतलब कि मान लो कि जो आपको पार्लियामेंट है, मैंने बताया था ना कि कोई सांसद है, उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन डिसाइड करता है? एक तो पार्लियामेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी डिसाइड करता है। अब कोई व्यक्ति, कोई सांसद उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, फिट कर रहा है कि नहीं, वो कौन डिसाइड करता है? आपका लोकसभा स्पीकर। सेम चीजें इधर भी हो जाएंगी। हो रहा है विधानसभा लोकसभा क्लियर सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, कितना टाइम? 9:03। कितना बचा? उपाध्यक्ष बचा हुआ एक। हाँ चलो, उपाध्यक्ष भी कर लेते हैं।
अब मैं बात करूं लोकसभा उपाध्यक्ष की, तो लोकसभा उपाध्यक्ष की मैं बात करती हूँ, थोड़ा सा 5-10 मिनट और वेट कर लेते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष को भी कर देते हैं। इधर भी ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष की जिस तरीके से आपका इलेक्शन होता है किसका, स्पीकर का, उसी तरीके से आपका वॉइस होता है ना, हेड बॉय हेड गर्ल, वॉइस हेड गर्ल, वॉइस हेड बॉय, है ना, एक नीचे भी तो होता है उनका सबऑर्डिनेट। तो वॉइस स्पीकर को मान लो हेड बॉय का वॉइस हेड बॉय, है ना, आईएएस का आईएएस का पीसीएस, डीएम का एसडीएम, इस तरीके से मान लो। आई बात समझ में? अब इसमें क्या होता है, इसका कार्यकाल भी कैसा होता है भाई, अब जो लोकसभा उपाध्यक्ष है वो भी कैसे, लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा ही चुना जाता है, जिस दल की सरकार होती है वही आपका लोकसभा उपाध्यक्ष भी चुनता है। चलिए अब जो है यहाँ पे एक चीज डिसाइड करते, हमने देखा कि लोकसभा जो स्पीकर है उसकी इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करता है, देख से बताएंगी, लोकसभा के अध्यक्ष की जो डेट है वो कौन डिसाइड करता है, मिस नंदनी, हाँ राष्ट्रपति डिसाइड करता है। लेकिन उपाध्यक्ष की इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करेगा, अध्यक्ष, ध्यान रखना, आई बात समझ में, लोकसभा के उपाध्यक्ष के इलेक्शन की डेट डिसाइड करता है आपका अध्यक्ष, बड़ा भाई तो डिसाइड करेगा छोटे भाई कब बनेगा आपका पद अधिकारी कब बनेगा, है ना, तो ये आपका ध्यान रखना। चलिए कार्यकाल भी आपका अध्यक्ष की तरह है, जिस तरीके से अध्यक्ष है अगर वो अपना रेजिग्नेशन दे दे तो वो अध्यक्ष पद से उपाध्यक्ष पद से हट जाएगा, या फिर जो मंत्री का जो लोकसभा के मेंबर है वो कह दे कि उसको हटाना, तो उस तरीके से। चलिए शक्तियों की भी बात करें तो शक्तियां क्या होगी, लोकसभा का स्पीकर जब नहीं है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, उपाध्यक्ष संभालेगा, जिस प्रकार से आपका हाँ वाइस प्रेसिडेंट, उसी प्रकार से। अब जो है यहाँ पे अगर मैं एक चीज और बात करूं तो उपाध्यक्ष जो है अपना रेजिग्नेशन किसको भेजेगा, अध्यक्ष को, अध्यक्ष इसको देगा वो इसको देगा, आई बात समझ में, एक दूसरे को ही अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजते, तो यहाँ पे हमने उपाध्यक्ष भी कर दिया। कल की क्लास में लोकसभा महासचिव करेंगे और लोकसभा की शक्तियां क्या क्या होती है, तब हम पूरे लोकसभा की शक्तियां देखेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, महासचिव भी कर ही लेते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष हम लोकसभा की शक्तियां क्या होती है कल से देखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है महासचिव, महासचिव मतलब क्या होता है, सेक्रेटरिएट, जनरल सेक्रेटरिएट, मतलब लोकसभा में भी तो सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी होता है उसको सेक्रेटरिएट कहते हैं, तो महासचिव सेक्रेटरिएट का भी सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया, अगर कोई एक आईएएस अधिकारी 20-25 साल में आईएएस अधिकारी बनता है तो वो उसकी अंतिम जो पद यात्रा होती है, अंतिम जो पोस्ट होती है वो होती है आपकी महासचिव की, महासचिव में वो 60 साल तक वही काम करता है, ठीक है। लोकसभा में सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी कौन होता है आपका, महासचिव, ध्यान रखना, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 60 साल का होता है। ये एक कैसा होता है, एक परमानेंट होता है, जब तक इसके 60 साल नहीं होते तब तक ये लोकसभा से क्या नहीं होता, रिटायर्ड नहीं होता है, आई बात समझ, महासचिव, ठीक है, यानी कि ये एक कैसा एक परमानेंट ऑफिसर है जिसका कार्यकाल जो है 60 वर्ष का होता है। अब जो है लोकसभा जो महासचिव होता है, अगर मान लो कि अध्यक्ष ने महासचिव से कोई क्वेश्चन किया है तो महासचिव का काम क्या होगा, उसको आंसरेबल, अकाउंटेबिलिटी, तो जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष अगर महासचिव से क्वेश्चन पूछता है तो वो आंसरेबल होगा, बस यही है और बाकी कुछ नहीं है। इसका काम होता है जो अधिवेशन है, जो यानी कि जो सेशन चल रहे उनका निमंत्रण देना। प्रेसिडेंट तो सिग्नेचर कर लेगा, लेकिन उस प्रेसिडेंट को डिलीवर करने का काम भी तो है, उस प्रेसिडेंट की सिग्नेचर को, जो आमंत्रण, जो सत्र को बुलाने का जो है, सत्र बुलाते हैं ना प्रेसिडेंट की सिग्नेचर से, अब उस सत्र को जो है यहाँ पे लेटर्स को अलग अलग मंत्री के ऑफिस में भिजवाने का काम कौन करता है, महासचिव। कहाँ पे इन्वाइटेड, नहीं सारे मंत्री एक ही जगह में इन्वाइटेड रहते हैं, लेकिन नाम अलग अलग होता है ना,
ब्लूप्रिंट एक ही रहता है, नाम बदल के बस कर दिए। कौन लिखता है इतना? तो मैं बोल तो रही हूँ, आजकल कैसा चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, एक ही रहेगा, बस नाम बदलने, सिग्नेचर तो एक ही पोस्ट में करेगा ना। आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे हो गया क्लियर। आज के लिए इतने करते, बाकी आपसे जो है कल की क्लास में मुलाकात होगी। कल हम करेंगे आपका लोकसभा की शक्तियां क्या क्या होती है। आज हमने क्या बहुत सी चीजें पढ़ ली है ना, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे।